हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और जैसा कि आपको मालूम है कि 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग कल 26 जनवरी को आज मनाने जा रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आपको दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, अक्सर ये होता है डेमोक्रेसी में, लोग ये मानता है कि हमारा काम है सिर्फ वोट देना, वोट दे दिए, डेमोक्रेसी में हमारा काम खत्म हो गया। दोस्तों, यहीं से राजनेताओं की मोनोपोली बढ़ जाती है। ये जो सोच है हमारी, ये राजनेताओं की मोनोपोली को बढ़ाती है और यही मोनोपोली एक दिन जनता के लिए नासूर बन जाता है। नाम है गणतंत्र, मतलब गण मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन, लोगों का शासन। आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। और आपको यह भी मालूम है कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, जिसको संविधान दिवस मनाते हैं हम। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 2 महीना लेट क्यों हुआ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक ढांचा में, इसकी जो मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में किया 1929 में। और लाहौर अधिवेशन में ये तय हो गया कि 1930 में रावी तट के निकट है ना अपना फ्लैग यानी झंडा फहराएंगे। और 26 जनवरी 1930 के दिन मुकर्रर की गई उस समय में। और उसके बाद उसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ये 26 जनवरी 1950 के संविधान यानी गणतंत्र घोषित होने के पीछे का छोटा सा मैंने उद्देश्य बताया, छोटा सा मैंने कारण बताया। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की शुभकामना में मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हम अपने लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार बने। बिना जिम्मेदार नागरिक बने, बिना रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन है वही किसी के बिना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। आप ये समझ लीजिए, एक सशक्त और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना सिर्फ काल्पनिक मुद्दा हो जाता है। अगर इसको वाकई में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या गणतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, तब आपको यानी जनता को एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। अब विदाउट एक्टिव मोड में रहे गणतंत्र सिर्फ कपोल कल्पित कथाएं बन के रह जाएंगी। लोकतंत्र में 5 साल के लिए नेता हमारे पास आते हैं, हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लेकिन चुनाव करते समय ऐसा नहीं है कि वोट दे के हम छोड़ दें, बस हो गया कहानी खत्म। ये चीजें आपको, आपके परिवार, आपके समाज के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अपने कार्य के प्रति, अपने राष्ट्र के नैतिकता के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए, ताकि सरकारें जनता की एक्टिविटी से डरकर जनता के हित में कदम उठा सके और पुरजोर तरीके से कार्य कर सके। इसलिए हम आज एक ऐसे हस्ती के बारे में बात करेंगे जिनको हाल फिलहाल में भारत रत्न की उपाधि दी गई है। दोस्तों, ये भारत रत्न की उपाधि जो पाने वाले हैं हमारे जो महान व्यक्ति हैं, उनका नाम है, उनका जो नाम है वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर। आप इनको देख रहे हैं, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अब कहलाएंगे। इनको 2 दिन पहले घोषणा किया गया कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा। इनकी जो सादा जिंदगी है, गरीबों के नेता कहे जाते थे। मैं आज ये लोकतंत्र यानी गणतंत्र दिवस पर हम इस ऐसे नेता की बात इसलिए कर रहे हैं आपके समक्ष, क्योंकि ये
हमारे देश में बहुत बड़े क्रांति लाए हैं। किसमें? सोशल क्रांति, सामाजिक रिफॉर्म लाए हैं। और सामाजिक रिफॉर्म जो है हमारे देश के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, देश के जनता के लिए, युवाओं के लिए, भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्रांति अनार्कियल नहीं होना चाहिए, क्रांति अराजकता का नहीं होना चाहिए, क्रांति सही रास्ते पर चलने के लिए, यानी सही रास्ते के बदलाव के लिए होना चाहिए। सही रास्ते पर चलने के लिए जो बदलाव है वो क्रांति समाज को सही दिशा देता है। इस मामले में जननायक कर्पूरी ठाकुर जो हैं ये बहुत ही काबिले तारीफ हैं। भारत रत्न मिलेगा इनको भारत सरकार ने। अब इसमें एक चीज और है, बिहार की राजनीति समीकरण जो बना रहे थे चुनाव में, उनकी वाट लगा दिया है सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने। मोदी बाबा है भाई, इसके दिमाग का कोई मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ऊंचे लेवल पे सोचता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे क्या इन्होंने जीवन में किया है। देखिए, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। जो एग्जाम देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना। उत्तराधिकारी इनके भोला पासवान शास्त्री रहे। और ये चीज देखिए, जन्म कहाँ हुआ है इनका? जन्म हुआ है 24 जनवरी 1924 को पितौजिया जो समस्तीपुर जिला में है। और इस पितौजिया का नाम अभी कर्पूरी ग्राम है। कर्पूरी ग्राम इसी पितौजिया का नाम पड़ा हुआ है अभी वर्तमान में, ठीक है। इसके बाद बिहार में इनका जो मृत्यु है वो 17 फरवरी 1988 को 64 वर्ष की उम्र में ये मर गए हैं पटना, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी, देखिए राजनीतिक दल से जुड़े हैं वो, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे, भारतीय क्रांति दल से जुड़े रहे, भारतीय मतलब जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे, जो जनता पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी, पहले जनता पार्टी, और इसके बाद लोक दल, जो ही जनता पार्टी से अलग होकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी रहे, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाया है इन्होंने। शिक्षक रहे, राजनीतिज्ञ रहे, और इन्होंने भारत रत्न 2024 में नवाजने का मतलब ये 2 दिन पहले घोषणा हुआ है। दोस्तों, इनकी जो पृष्ठभूमि बहुत ही संघर्ष की रही है और ईमानदार छवि तो इनके अंदर कूट कूट के भरी थी। कैसे भरी थी आप इसको गौर से देखिए। 1940 में 24 में जन्म हुआ, 1940 में मैट्रिक की परीक्षा दी, पटना विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में पास किया। इसके बाद 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए। परिणाम स्वरूप भागलपुर जेल में 26 महीना गुजारा है इन्होंने। आप सोचिए कि 1924 में जिसकी जन्म हुई और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब 18 वर्ष लगभग हुआ है ना। 18 वर्ष के उम्र में ये 26 महीने जेल में गुजारे हैं। आप आश्चर्य करिएगा, आज का 18 वर्ष के युवाओं को कोई होश नहीं रहता है। सोशल मीडिया और फेसबुक, ट्विटर इत्यादि जो साइट्स हैं सोशल मीडिया के, उस पर व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये 18 साल की उम्र में 26 महीने का जेल खटा है भारत की राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। और इन्होंने भागलपुर में अपना ये 26 महीना गुजारा, भागलपुर कैंप में, और जेल यातना भुगता है इन्होंने काफ़ी। और 1945 में ये फिर जेल से बाहर आए। और इसके बाद 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। इसके बाद 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, है ना, संयुक्त समाजवादी दल यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, है ना, की बड़ी जीत होकर उभरी और 70 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये इनकी पृष्ठभूमि है। इसके बाद 1973 से 77 में वे लोक नायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन जो आ रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन, वही इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई उस इमरजेंसी के खिलाफ इन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ हो लिए, यानी कि उनके साथ जुड़ गए। आंदोलन से जुड़ने के बाद 77 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद बने। 1977 में, है ना, समस्तीपुर से एमपी बने। इसके बाद 24 जून 77 को पुनः मुख्यमंत्री बने ये।
इसके बाद 80 में मध्यावधि चुनाव हुआ। आपको मालूम है 79 में जो सरकार गिरी जनता पार्टी की अल्पकालिक सरकार, उसके बाद फिर मध्यावधि चुनाव हुआ। उस मध्यावधि चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोक दल बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर क्या बने? कर्पूरी ठाकुर नेता बने विपक्षी दल के। ये इनकी आगे रही है व्यवस्था। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर का जो चिर परिचित नारा था, उनका नारा कुछ बहुत विशेष था। नारा मतलब स्लोगन क्या था? 100 में 90 शोषित है। गौर कीजिएगा, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये इनका नारा रहा है। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। मैं इसलिए आज 26 जनवरी के मौके पर मैं बिहार के एक ऐसे नेता को आपके समक्ष हम लाने का प्रयास कर रहे हैं या उनकी पृष्ठभूमि जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो न केवल सादगी में अपनी जिंदगी गुजारी है, राजनीति की एक पराकाष्ठा, एक मानक स्थापित किया है, बल्कि लोगों को एक संदेश दिया है कि राजनीति सेवा है, मेवा नहीं, जैसा कि आज का राजनीतिक दल मानता है। क्या नारा दिया? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये कर्पूरी का नारा था। इसके बाद ये इन्होंने भी कहा कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखोगे, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पर अड़ना सीखो, जीना सीखो तो मरना सीखो। कह रहे हैं अधिकार पाना है तो पग पग पे आपको लड़ना होगा, जीना सीख रहे हो तो मरना भी सीखना होगा, डरने से नहीं होगा। अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार जताने से अधिकार मिलता है दोस्तों। और जताने के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। हमारा संविधान हमारे अधिकार की रक्षा की गारंटी देता है। भारत का संविधान भारतीय जनमानस के मौलिक अधिकार के गारंटी देती है कि मौलिक अधिकार कोई भी सरकार कितना भी पद ले आए, कितना भी सीट ले आए, बिल्कुल उसे अलग नहीं कर सकता है मौलिक अधिकारों से। यही तो विशेषता है हमारे संविधान का, और इसी का तो आधार बने हैं हमारे जो नेता रहे हैं उस समय कर्पूरी ठाकुर जी। देखिए, इस महानायक ने राजनीति को भी जन सेवा की भावना से जोड़ा है। किसकी भावना से? जन सेवा की भावना से जोड़ा है ना। और उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जन नायक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जन नायक क्या किस लिए कहा जाता है? राजनीति को सेवा से जोड़ा है, राजनीति को मेवा से नहीं जोड़ा है जैसा कि आज जोड़ा जाता है। राजनीति अगर मेवा से जुड़ेगी तो सेवा हट जाएगी और व्यक्ति पर व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, यानी व्यक्ति पर फोकस हो जाएगा। राजनीतिक जब सेवा से जुड़ेगी तो समाज से राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो समाज हो जाएगा और समाज का भलाई होगा। दुख की बात है दोस्तों, आज के राजनेता इन महान व्यक्तित्व का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है, लेकिन विकास सिर्फ अपना और अपने परिवार का करती है, समाज का इसमें कोई रोल विशेष ध्यान नहीं रखती है। देखिए, इसके बाद वह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया था। मुख्यमंत्री जब बिहार के बने तो वो पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया और मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया था। मुंगेरी लाल आयोग के गठन करके 12% आरक्षण। ये क्वेश्चन एग्जाम में तैयारी करने वाले बच्चे समझे कि मुंगेरी लाल आयोग किसने गठित की थी? कर्पूरी ठाकुर ने। किसके लिए? पिछड़ों को अधिकार देने के लिए, आरक्षण देने के लिए, है ना। और 78 में ये आरक्षण दिया था इन्होंने। उसके तहत 78 में आरक्षण दिया, जिसमें 79 जातियां थी, 79 जाति थी, जिसमें पिछड़ा वर्ग के 12% और अति पिछड़ा वर्ग के 8% इनको आरक्षण दिया गया था, है ना। उसका जीवन लोगों के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हुआ। आप अंदाजा लगाइए, इतने महान व्यक्तित्व जिनको भारतीय गणतंत्र 75वें गणतंत्र दिवस से पहले अगर दिया गया है इनको भारत रत्न, तो आप समझिए इतना आसान शख्सियत तो नहीं रहे होंगे। कुछ तो उनके अंदर, अरे ठीक है भाई, राजनीतिक लाभ हो सकता है, मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन आखिर ऐसे महान व्यक्तित्व को उन्होंने जो अवसर दिया है, उनका जो नाम है, अब इससे क्या हो रहा है कि जो आज का युवा पीढ़ी है,
वो आज का युवा पीढ़ी कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानने का प्रयास करेगा। वो जानेगा कि भाई कर्पूरी ठाकुर ने कितना मेहनत से गरीबों के लिए लड़ा है, गरीबों के अधिकार की बात की है। आपको मालूम है नाई समाज से बिलोंग करते थे। नाई जो बाल काटने का काम करते हैं, उस समाज से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में पला हुआ व्यक्ति गरीबों की हितैषी बनकर जननायक बन गया। और आज रईसी के जिंदगी में जीने वाले व्यक्ति जब नेता बनते हैं तो रईसों की देखते हैं, गरीबों की ओर देखते नहीं है। ये हमारी राजनीति की दुराचार भावना का पराकाष्ठा नजर आता है। हम देखते हैं राजनीतिक जीवन इनका कैसा रहा है। गौर कीजिएगा, लोक नायक जो जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। एग्जाम वाले भी यहाँ ध्यान रखेंगे, एक सामान्य जीवन में भी इनको जानकारी होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण है ना और डॉक्टर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। किनके? कर्पूरी ठाकुर के। राम सेवक यादव और मधु लिमय ये दिग्गज नेता इनके साथी रहे हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, जितने जो नेता आप देखते हैं है ना, ये क्या है, ये जो जितना नेता आप देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव है ना, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी। देखिए यहाँ पर जो जिस समय में आंदोलन हुआ था कर्पूरी ठाकुर का, उस समय की ये पिक्चर है। जॉर्ज फर्नांडिस बैठे हुए हैं, ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए जितने जो अभी बिहार में नेता है, सारे बिहारी नेता की उपज जयप्रकाश जेपी आंदोलन है। और उनमें जो ये जो नेता हैं, आज के नेता आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, जो ये थे हमारे पासवान साहब या फिर सुशील कुमार मोदी हैं, ये सब जो है इनके अंडर में रह के काम किया है, राजनीतिक गुण सीखे हैं। और तब नहीं ये लोग कहते हैं कि हम कर्पूरी के विचार को, रे कर्पूरी का विचार तुम कहाँ लेके चल रहे हो? कर्पूरी ठाकुर ने जिंदगी में अपने एक कार नहीं खरीदा है, मुख्यमंत्री इतने बार रहने के बावजूद भी। 52 में जो चुनाव उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, कर्पूरी ठाकुर ने 1952 में जो पहला चुनाव लड़ा, 78 में मरने तक उन्होंने एक भी चुनाव नहीं हारा। आप अंदाजा लगाइए कितने प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे वो, कि जनता उन्हें सराखों पे उठाती थी। उन्होंने कैंप लगाकर नौकरी बंटवाए हैं, उन्होंने कैंप लगाकर हर चीज में एकदम जनता के लिए पूरी तरह काम किए हैं। गरीबों, शोषितों, दलितों के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने भाई भतीजावाद को अपने सत्ता से दूर रखा है। एक बार की बात है दोस्तों, जब उनके नाते रिश्तेदार लोग, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो उनके नाते रिश्तेदार लोग उनके पास आए कि नौकरी दिलवा दे। एक होता है गांव में कि भाई हमारा अपना आदमी बन गया, नौकरी दिलवा देगा, तो उनके पास आया। तो उन्होंने क्या किया कि 50 रुपया अपना जेब से निकाल कर उन अपने नाते रिश्तेदार को दिया और कहा कि जाओ अपनी परंपरागत काम करो जो तुम करते थे, और अगर इस पद पे आना चाहते हो तो अपने काबिलियत से आओ, किसी के रहमो करम पे मत आओ। भैया ऐसे थे हमारे कर्पूरी ठाकुर, इसलिए उनको जननायक कहा जाता है। आज के नेता जननायक का नाम लेके है ना, और अपना जो है पेट भर रहे हैं और जननायक को बदनाम कर रहे हैं। यही तो सोचना है, यही समझना है। जब तक आप जनतागण इसको नहीं समझेंगे, कोई विकल्प नहीं बचेगा। दूसरा, बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 77 में की। मैंने अभी कहा मुंगेरी लाल आयोग गठन किया था और 77 में आरक्षण का प्रावधान किया। सत्ता पाने के लिए उन्होंने 4 कार्यक्रम दिए थे। आज भी जो राजनीतिक दल हैं, इन कार्यक्रम को पूरी तरह से जकड़ के रखता है। सत्ता पाने के लिए 4 कार्यक्रम स्थापित किए। पहला क्या था? पिछड़े वर्ग का ध्रुवीकरण, जो पिछड़ा वर्ग है उसको अपने कवर में लाओ। दूसरा क्या उन्होंने दिया? हिंदी का प्रसार, जो लोकल ऐसा भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया जो अधिक से अधिक लोग समझ सके। तीसरा उन्होंने दिया समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा को उन्होंने सेंटर में रखा। चौथा, कृषि का सही लाभ और किसानों तक पहुंचना। ये 4 ऐसे मूल मंत्र थे जिनके बिहार पर कर्पूरी ठाकुर सत्ता में आने के लिए संघर्ष करे। उन्होंने मूल मंत्र दिया थे 4। कौन कौन है? पिछड़े वर्ग का ध्रुवीकरण, दूसरा है हिंदी का प्रचार, पिछड़े वर्ग का ध्रुवीकरण, हिंदी का प्रचार,
समाजवादी विचारधारा को साथ में लेना और किसानों के हित की बात करना, किसानों को साथ में लेके चलना, ये 4 ऐसे मूल तत्व हैं जिसको सत्ता पाने का केंद्र मानते थे कर्पूरी ठाकुर। और आज की राजनीति भी देखिए इन्हीं 4 के इर्द गिर्द राजनीति चलती है, इन्हीं 4 वर्ग को अपने तरफ लाने का प्रयास करते हैं। ये जाति समीकरण क्या है? पिछड़े वर्गों का ध्रुवीकरण का एक नायाब तरीका है। इसी नायाब तरीका की बदौलत सरकार ने, यानी कि बिहार सरकार ने फिर दोबारा सत्ता में आने के लिए अपना जड़ जमाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? ऐसा पासा खेला है कि ये जो जाति समीकरण का जो ढांचा बनाया था, ये सारा एक ही झटके में धराशायी हो गया। इसको बोलते हैं राजनीति की, है ना, चमक और राजनीति का प्रोग्रेसिव अप्रोच। ध्यान रखिए, ये इनकी विशेषता है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये 4-5 जो नेता हैं या फिर और अदरवाइज बहुत ऐसे नेता हैं जो इनके समक्ष उनके गुरु के रूप में इन लोगों ने उनको माना है, और ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने अगला जो राजनीतिक तैयार किया। इन लोगों की तरह जो राजनीतिक व्यवस्था समाज को बांटने की है, ये वो लोग सोचे नहीं थे कि हमारा चेला चपाटी ऐसा काम करेगा। समझ रहे हैं ना? इसके बाद दोस्तों, ईमानदार व्यक्तित्व के हुए। ईमानदार कैसे थे? मैंने अभी एक वाकया बताया। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने, तो फिर मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद उनके बेटे रामनाथ को, उनका बेटे जो थे रामनाथ, उनको पत्र लिखा। उन्होंने क्या लिखा? पत्र में क्या था इसके बारे में रामनाथ कहते हैं कि पत्र में 3 बातें लिखी हुई थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, यानी मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो तुम ये नहीं समझना कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूं, तुम ये समझना कि मैं एक कर्पूरी ठाकुर जो सामान्य व्यक्ति है उसका बेटा हूं, मुख्यमंत्री का बेटा मत समझना। दूसरा इन्होंने कहा, कोई लोभ लालच देगा उसमें मत पड़ना, मेरी बदनामी होगी। ये राजनीति के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पुत्र को नसीहत दी है ना, तो उस लोभ में आकर अगर पड़ोगे तो मेरी बदनामी होगी, मेरी बदनामी तुमको नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आज के राजनीतिक दलों को सीखना होगा। सोच लीजिए, आज जो हमारे बिहार में बड़े बड़े खानदान बैठे हुए हैं, ये खानदान अपने पुत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। एक ये भी नेता थे जो अपने पुत्र को साफ बता रहे हैं कि मेरे नाम पर धौंस मत जमाओ, मेरे नाम का दुरुपयोग मत करो, मुझे बदनाम मत करो, अगर मैं बदनाम हो जाऊंगा तो मेरी जिंदगी का कोई वसूल नहीं रहा। और आज का नेता अपने ही नाम पर, अपने बेटे जो है उनके नाम पर, अपने बाप के नाम पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। बाप की विरासत को अपना हथिया कर सत्ता के शीर्ष स्तर पर बैठना चाहते हैं, अपनी काबिलियत की बदौलत नहीं। ये कह रहे हैं अपनी काबिलियत के बदौलत आओ, और वो कह रहे हैं कि नहीं। आप समझ रहे हैं दोनों में अंतर क्या है? लोहिया जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के विचार पर चलने वाले आज के तथाकथित नेता जो हैं, वो उन्हीं के विचार को रौंद रहे हैं, कूचल रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए इसका क्या चल रहा है। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हो, है ना, और बीजेपी के जेडीयू के वो नेता है, राज्यसभा सदस्य हैं, देखिए, लेकिन इनसे सीखना चाहिए कि भैया हमारे पिताजी किस सिद्धांत के लोग थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनकी जिंदगी के बारे में इन्होंने संविदा सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। आज जो राहुल गांधी कहते हैं अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, अरे भाई, भारत में अंग्रेजी का क्या काम है? अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा के हिसाब से हर व्यक्ति को अंग्रेजी जानना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी भाषा को ही भारत का मूल आधार बनाना मतलब भारत का फिर अंग्रेजीकरण करना हो गया। अंग्रेजी विरासत को ढोने वाली बात हो गई। अंग्रेजी एक भाषा है, जानिए, लेकिन उसके पीछे ज्यादा मत पड़िए। भारत का अपना मदर टोन है। भारत में जितनी विविधताएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, है ना, सबका अपना अपना टोन है। अपने अपने हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए, अपनी भाषा को प्रेफरेंस देना चाहिए। भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषा को प्रमोट कीजिए, अंग्रेजी को प्रेफरेंस मत दीजिए। अब बताइए, आज के डेट में जो अंग्रेजी में बहस होती है चुनाव में, ये अदालतों में, आज के डेट में अदालतों में जो अंग्रेजी में बहस होती है, मुद्दई और मुद्दालय दोनों मुंह देखता रहता है, और वकील साहब और जज साहब दोनों बहस करते हैं अंग्रेजी भाषा में। ऐसी भाषा है जो न मुद्दई जान रहा है न मुद्दालय जान रहा है ना, और बहस वो हो रही है
अंग्रेजी भाषा में। न्याय पाने वाला छेहा भारतीय है जो शुद्ध हिंदी भी ढंग से नहीं जानता है, और उस व्यक्ति को अंग्रेजी में बहस किया जा रहा है न्याय दिलाने के लिए। आप सोचिए, इससे बड़ा शर्म की बात इस देश के लिए क्या हो सकती है। आज इस रिपब्लिक डे पे हम आपसे अपील करते हैं, इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकती है। कैसे न्याय पाएंगे हम? न्याय भी अपनी भाषा में नहीं, वकील क्या बोल रहा है, जज साहब क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं, और हमारे बारे में न्याय का घोषणा पत्र जारी कर दिया जाता है। ये गजब का खेल है। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि नहीं, अंग्रेजी भाषा को खत्म करो, अंग्रेजी अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, है ना। तब अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों को कर्पूरी डिवीजन पास कहा गया। जो अंग्रेजी में फेल किया उसको पास कर दिया गया और नाम दिया गया कि कर्पूरी डिवीजन से पास हुआ है। किससे? कर्पूरी डिवीजन से पास हुआ है। और मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया, और मैंने आपको बताया आपको 12% आरक्षण दिया 78 में। इसके बाद समझिए आप कि कर्पूरी ठाकुर के ईमानदारी के और भी सारे व्यवस्था हैं। देख लीजिए आप, विधायक रहते हुए जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना था, उनके पास अपना कोट नहीं था, उनके पास कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? दोस्त से उधार लिए कपड़े। किससे लिए? दोस्त से उधार लिए। दोस्त से उधार लेकर वो कपड़े तब ऑस्ट्रेलिया गए थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक बार भी कार नहीं, मतलब एक भी कार उन्होंने नहीं खरीदा। रिक्शे से ही चलते थे, ऑटो रिक्शा से। उस समय तो ऑटो रिक्शा उतनी नहीं थी, जो रिक्शे जो चलाते हैं लोग, उससे 3 पहिए वाला, उससे चलते थे। उस दौर में जो लोग अंतर जातीय विवाह करते उसमें शरीक होते थे। लोगों को इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए उसमें खूब शामिल होते थे और लोगों को बढ़ाते थे। जातीय, जो जानते थे कि जाति व्यवस्था हमारे समाज का सबसे बड़ा शोषक बन के उभर रहा है, और ये जाति व्यवस्था राजनीतिक गंदगी को जन्म दे रहा है। राजनीतिक गंदगी देश की लोकतांत्रिक मूल्य के लिए खतरनाक है, इसलिए वो जाति व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे थे। जाति को नहीं मानते थे। व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाए तो जाति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मानवता सर्वोपरि है। अब मानव से बढ़कर, मानवता से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। आज रिपब्लिक डे है दोस्तों, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, रिपब्लिक डे पे हम कुछ चीज़ें अपने ज़िंदगी में लाने का प्रयास करें जो पॉजिटिव हो, जो सामाजिक जीवन में उद्धार का काम करे, जो सामाजिक विकास का काम करे, जो सामाजिक सौहार्द को बनाए, जो समाज में प्रेम क्रिएट करे, जो समाज को आपस में जोड़े, जो समाज और में बंधुत्व, भाईचारा, सामाजिकता का बोध कराए। ऐसी विचारधारा को हमें अपनाने की जरूरत है, जो कि कर्पूरी की विचारधारा है ना। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इनकी एक वाकया है। वाकया क्या है कि 70 के दशक में पटना में विधायक और पूर्व विधायकों की, है ना, निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। कुछ विधायक ने कहा कि भैया देखो कर्पूरी जी, आप ले लीजिए, सस्ती रेट पर विधायक को जमीन मिल रही है सरकार की तरफ से। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नेता हमारे देश ने दिए हैं, हमारे बिहार ने दिए हैं। ऐसे भी आज नेता हैं जो मॉल पे मॉल और बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोक रहे हैं, सरकारी ज़मीन को औने पौने दाम पर लेकर अमीरों को दे रहे हैं। ऐसे भी नेता हमारे पास हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं कर्पूरी के विचार को ले चलने वाला इंसान हूँ। बताइए, कर्पूरी के विचार को ले चलने वाला इंसान है तो आपने तो घोटाला पे घोटाला करके पैसा कमाया। आपके बेटे के पास सैकड़ों करोड़ का संपत्ति कहाँ से आया? क्या ये कर्पूरी के विचार है? क्या वंशवाद को आगे बढ़ाना कर्पूरी का विचार है? क्या लोकतंत्र की नींव को कमजोर करना कर्पूरी का विचार है? क्या समाज को जाति और धर्म में बांट देना कर्पूरी का विचार है? क्या समाज में विद्वेष फैलाना कर्पूरी का विचार है? क्या फ्री में बांटकर समाज को कमजोर करना कर्पूरी का विचार है? अगर नहीं है तो आप कर्पूरी ठाकुर के विचार को आधार बनाकर उनकी अवहेलना कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए, है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कैसा नेता चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनका जो जीवन शैली है बहुत ही सहज जीवन शैली रहा। देखिए कितने बेहतरीन तरीके, एकदम सिंपलिसिटी जो है इनके जीवन में झलकता है। कैसे झलकता है? कर्पूरी जी की वाणी पर कठोर नियंत्रण था, उनकी भाषा पर बहुत कंट्रोल था। हमारे दादाजी कहते थे कि यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह लात खिलाता है। यानी कि अगर इसको आप कबीरदास की भाषा में देखें तो क्या कहते हैं कि मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोए,
औरन को शीतल लगे आपहु शीतल होए। हे मानव, आप ऐसे भाषा का इस्तेमाल कीजिए जो दूसरों को कष्ट न दे, अपनों भी सुनने में संतुष्ट हो और दूसरों को भी संतुष्टि प्रदान करे, है ना। बैर विरोध उत्पन्न न हो। इनकी भाषा बहुत ही नरम और मधुर थी, है ना। और भाषा के कुशल कारीगर, जैसा कि मैंने बताया आपको, उनका भाषण आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक और चिंता परक होता था। वो फुहरपंती की भाषा नहीं बोलते थे। बिहार के एक नेता हुए, वो उन्होंने हमारे लोकल इलाके में जब वो आए, सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड में, तो कहते हैं कि बताइए फलाने पार्टी कह रहा है कि सड़क बना देने के लिए, हमारे गरीब आदमी सड़क पर, उसका बाल बच्चा सड़क पर खेलता है, अब बताइए सड़क बना देंगे, गाड़ी चलेगी, स्पीड में आएगी, फुटबॉल की तरह आपके बच्चा को उड़ा देगी, बताइए रोड बनना चाहिए कि नहीं? जनता कह रही है नहीं बनना चाहिए। ऐसे मूर्ख बना के देश में शासन करने की जो व्यवस्था है ना, बिहार की ये स्थिति थी। और जो कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के लिए रोड, सड़क, पानी, बिजली इत्यादि की बात करते थे ताकि उनके जीवन में बदलाव आए, उनके चेला, उनके बहुत महान अपने आप को पुरोधा कहने वाले व्यक्ति किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये आपको समझना है। आडंबर नहीं, सिंप्लिसिटी के साथ जिंदगी। आप देख सकते हैं पिक्चर। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वो इस तरह के शब्दों और वाक्यों को व्यवहार में लेते थे जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला जाता था। मैंने क्या बोला कि आप कड़वा से कड़वी बातें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो है, बहुत ही तकलीफदायक बात जो है, मीठी भाषा में सामने वाले के समक्ष बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कड़क होकर बोलना, जरूरी नहीं है गुस्सा में बोलना। ठीक है दोस्तों, उनकी आवाज बहुत ही खनकदार हुआ करती थी। वो बोलते थे भाषा का मिठास, लेकिन आवाज में वो जादू था कि लोगों के दिल और दिमाग दोनों को हिला देता था और लोग जुनून में पागल हो जाते थे। ये इनकी विशेषता थी। देखिए, देखने से ही प्रतिभा लगता है इनके अंदर, अजब का क्वालिटी है ना। अब चलिए, लेकिन दोस्तों एक समय आया कि इस महान पुरुष का अंत हुआ, और ये महान पुरुष के अंत जो है 64 साल की उम्र में फरवरी 1988 में, यानी कि 17 फरवरी 1988 में दिल का दौरा पड़ने से हो गया। और एक राजनीतिक में सामाजिक चेतना के एक युग का अंत हो गया। इस युगांतकारी घटना ने राजनीति को एक नई ऊंचाई दी, एक नई मोड़ दी, उस दिशा पर चलने के लिए जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों, है ना, का कल्याण हो सके, विकास हो सके। और उसी के नींव पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी या अन्य नेता, सब उन्हीं के नींव पर आगे अपना राजनीतिक सत्ता बढ़ाया। दुख की बात है कि उनकी विचारधारा का ढोल पीटकर ये लोग अपना पेट भरते हैं और अपने जनता के बारे में उतनी ध्यान नहीं रखते हैं। लोकतंत्र में कर्पूरी ठाकुर से सीखने की जरूरत है, इन नेताओं को जो जनता को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। दोस्तों, इस लोकतंत्र पे, इस जो गणतंत्र दिवस है, 75वें गणतंत्र दिवस पर आप लोगों को फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये आशा करता हूं कि ये लोकतंत्र पे, यानी कि जो उत्सव का दिवस है लोकतंत्र का, यानी गणतंत्र दिवस है, इस गणतंत्र दिवस पर आप सब कुछ न कुछ निश्चय करें अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए, ताकि आपकी भागीदारी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल दिखे। दोस्तों, तब तक के लिए हम आपको फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, बढ़ाइए अधिक से अधिक, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ेगा। आपका एक लाइक करना या एक सब्सक्राइब करना या शेयर करना आपको अंदाजा होगा कि मेरे इस हौसला को कितना उड़ान दे सकता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, सुश्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद।